देखें भाई, पहली बात ये बताएंगे अल्काइलेशन किसे कहते हैं। क्या जोड़ना, CH3 CH2 किसी भी कार्बन की चेन को जोड़ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें याद हो तो अपने पास में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों अमाइनों में किस पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। 3 डिग्री में N होगा और कितने ग्रुप लगे होते हैं, 3 डिग्री कितने ग्रुप लगे होंगे, 3 ग्रुप। तो इस पे एक भी H नहीं पाया जाता है, यानी कि R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे और यहाँ पे R3। 2 डिग्री में कितने ग्रुप लगे होंगे, 2 ग्रुप, मतलब N के पास में 2 ग्रुप पाए जाएंगे, R1 और R2, लेकिन उसमें एक पाया जाएगा हाइड्रोजन। और 1 डिग्री पे कितने ग्रुप होते हैं, R1 और बस एक R1, एक R पाया जाता है और अपने पास होते हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं तुमसे बहुत बेसिक सवाल पूछूं कि अल्काइलेशन का मतलब है कार्बन की चेन को जोड़ना, तो कौन सी डिग्री में पॉसिबल है, कौन सी डिग्री में पॉसिबल नहीं है, कौन सी डिग्री है 2, 3, 1 में से रिएक्शन हो सकती है, वैसे कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। इस सवाल का जवाब बस तुक्का ही मारना है। कौन सी ऐसी कंपाउंड है जिनपे H अवेलेबल है, ये बताओ। 2 डिग्री पे और 1 डिग्री पे तो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है ओनली, मतलब कि अल्काइलेशन ओनली पॉसिबल है सेकेंडरी में और टर्शरी में, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बस इनमें अल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल है। और टर्शरी का को प्राइमरी और सेकेंडरी, बस इनमें पॉसिबल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस पर H नहीं है। इसका सेंस मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिखी, भैया ये NH2 है, ये कौन सी डिग्री कंपाउंड है, ये भी कुछ है क्या, ये कुछ नहीं है फिलहाल तो, अब जाके बनेगा ये। हाँ अब बताएंगे ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री, एक ग्रुप का होना और 2 H का होना अमाइन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी इससे CH3 CH2 Cl, तो तुम मुझे बस इतना बता दो क्या हट जाएगा और क्या बन जाएगा, बाहर क्या निकालना है इतना बता दें। और इसके पास में 2 H के बॉन्ड है, यहाँ पर एक Cl है, तुम्हें क्या सूझता है, तो कॉमन सेंस वाली चीज सूझती है कि भाई H और Cl है तो क्या निकाल देना चाहिए। और इसका क्या करेंगे फिर, इसको इस कंपाउंड से अटैच करेंगे, यानी कि जब अटैच करेंगे तो सीधी सीधी बात ये कि N के पास में पहले से कौन अवेलेबल है, CH3, और हम लोग उसमें क्या जोड़ देंगे, CH2 CH3, और उसके साथ पहले से एक H था तो बन जाएगा HCl। तो मतलब एक 1 डिग्री अमाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 2 डिग्री अमाइन में। दोबारा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास में ये लिखा है CH3, दोबारा से मैंने लगा दिया CH3 और अपने पास में यहाँ पर H है, और मैं रिएक्शन करवा दूं इसकी CH3 Cl से, अब क्या बनेगा, दोबारा से क्या हट जाएगा, H हटेगा, उस पर जाकर कंपाउंड अटैच हो जाएगा। तो मतलब अल्काइलेशन का मतलब कि अल्काइल ग्रुप को अटैच करना, तो H हटेगा तो CH3, N के पास में आ जाएगा CH3, साइड में भी CH3, बाहर निकल जाएगा HCl। कहानी तो बहुत सिंपल सवाल का जवाब दे सकती है कि सारी रिएक्शन 3 डिग्री में क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। बस बहुत कॉमन सेंस वाली स्टेबिलिटी है, बहुत सिंपल सिस्टम है कि अगर हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी। और बहुत बेसिक सी बात यह है कि अगर 1 डिग्री कंपाउंड है तो किस में कन्वर्ट होगा वो, 2 डिग्री में, और अगर 2 डिग्री कंपाउंड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में, क्योंकि एक H हटेगा और एक बढ़ेगा। बाकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेसिक सी बात है कि उसमें H अवेलेबल नहीं है, तो ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्शन बनती है और वो ऐसे करके डील होगी। मैं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस दौड़ा दिया करें, अगले में दौड़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले काम की बात है। कोई मुझे ये बताओ कि अकाइल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अकाइल, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते पढ़ते आ जाती है। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर जो बनेगा वो आने वाले टाइम में, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, ये ध्यान रखें, समझें। अपने पास में ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl, मतलब कि ये तो पूरा कंपाउंड लिख लिया मैंने। अकाइल क्लोराइड एक क्लोराइड नहीं होती, बेसिकली ये होती है ये वाला जो ग्रुप है, ये दिस इज अकाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं अकाइल, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज अकाइल ग्रुप। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ भाई रिएक्शन करनी, ध्यान से देखना कि हमारे पास में ये CH3 NH2 है और यहाँ पर रिएक्शन करवानी है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, बताओ क्या बनेगा, क्या हट जाएगा, एक H और Cl HCl निकल जाएगा, कंपाउंड अटैच होगा, सीधी सीधी बात। चल ये वाली रिएक्शन भी कौन से में नहीं होगी, फिर 3 डिग्री में नहीं होगी, मतलब H हटा के निकाल लगाने के बाद 3 डिग्री रिएक्शन कहां से हो जाएगी ये वाली। तो सीधी सीधी कहानी इसको आगे बढ़ाते हैं कि CH3 के पास में NH
ये बस एक H बचेगा, बाकी HCl निकल जाएगा, उसको घुमा के अटैच कर देना है C डबल बॉन्ड CH3 और बाद निकल जाएगा HCl। और बहुत सीधी सीधी बात, सब ये वाली भी 1 डिग्री में पॉसिबल है, 2 डिग्री में पॉसिबल है और कंपाउंड बना देगी। पर 3 डिग्री में H ही अवेलेबल नहीं है तो काम बनेगा कैसे? बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट। मैं काम देता हूँ, मतलब मैंने अभी लिखवाया नहीं तो मैं पर दे सकता हूँ। ये अपने पास में CH3 CH2 NH2 और यहाँ पे लगा हुआ है ये NH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ भी रिएक्शन बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ये क्या हटाओ, किस कैसे क्या जुड़ेगा, बाकी अपने मतलब कोशिश करें जैसे ऊपर वाला हुआ शायद वैसे ही निकल जाएगा। मैं खुद भी दौड़ा के देखें अभी। लाइट कब से नहीं आ रही है? अभी गई तो चल मैं आ गया ना इसीलिए। बना कुछ कंपाउंड क्या बनेगा, मतलब प्रश्न बड़ा सिंपल है। ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, दो सवालों में यहाँ से क्या निकलेगा H और इस जगह वो आके अटैच हो जाएगा, यानी बन जाएगा CH3 CH2 N के पास में एक H बचेगा और जुड़ जाएगा आगे C डबल बॉन्ड O CH3। एक सीधी सीधी बात तो ये अटैच हुआ। अब यहाँ से जो H निकला था उस H को तुम लोग कहाँ जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे जो H निकला था वो तुमने कहाँ जोड़ा Cl के साथ में, यहाँ जो H निकला वो कहाँ जोड़ोगे तुम लोग इसके साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिल कन्वर्ट होगा। मेन बात ये कि अमाइन के कौन से लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री, क्योंकि उनके पास में H होता है लूज करने के लिए। ये H लूज करने वाली जो पावर है उसको ध्यान से देखना फिर कुछ समय बाद। खैर आगे चलता हूँ, मैं चौथे पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से देखना। चौथा क्या लिखा है चेक करें, कार्बोलामाइन रिएक्शन जिसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इससे क्या पता लगाते हैं वो जानने से पहले तुम पुराने सारे टेस्ट आने चाहिए। ठीक है, तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 29 और नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हो तो वो खेल आज समाप्त हो जाएगा। देखना चौथा पॉइंट अपने पास में, चौथा है कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन छोटी बहुत है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट सबसे पहली काम की बात तो ये कि ये वाला जो टेस्ट है, जैसे कि ल्यूकोस टेस्ट कौन से एल्कोहल दिया करते हैं, कौन से एल्कोहल ल्यूकोस टेस्ट दे देंगे 3 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं देता उसके अंदर, 3 डिग्री देगा इमीडिएटली व्हाइट कलर की पीपीटी, और 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट बाद व्हाइट कलर की पीपीटी, 1 डिग्री कभी नहीं। तो सेम टू सेम ये वाला जो टेस्ट है ना, इट इज गिवन बाय ओनली, इट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन, इट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन, मतलब जो 1 डिग्री अमाइन होती है उन्हीं के द्वारा आइसोसाइनाइड टेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, इस बात को ध्यान से देख लें, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन से ही ये वाला टेस्ट दे सकते हो। कोई रिएक्शन मतलब कोई सी अमाइन होगी, चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, उनमें से कोई भी अमाइन ये वाली रिएक्शन नहीं करेगी। सबसे पहली काम की बेसिक सी बात सभी लोगों के लिए। ठीक, अब इससे अपन लोग पता लगा सकते हैं, मतलब जैसे सीधी सीधी बात है, कोई आदमी मेरे सामने 3 कंपाउंड रख दे, पूछे बता कौन सी 1 2 3 है, तो 1 डिग्री के लिए इसकी रिएक्शन करवा लूंगा और 2 और 3 के लिए मैं तुम्हें इसके आगे बढ़ा दूंगा। ध्यान से देखना, अपने पास में लिखा CH3 NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है, इसकी रिएक्शन करवानी है कार्बोनिल अमाइन, मतलब क्लोरोफॉर्म फॉर्म से करवाओ पहले CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, NaOH हटा दे KOH लगा सकते हैं, वैसे तो KOH ही लगा दो क्योंकि बुक में ये लिखा है। मतलब 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन दे सकती है। सबसे पहली बात तो 1 डिग्री के लिए बहुत सूटेबल मेथड है पता लगाने के लिए कि कौन सा कंपाउंड है ये 1 डिग्री है कि नहीं है, तो कार्बोनिल अमाइन क्लोरोफॉर्म को बेस की बेस पे रिएक्शन करवाएं और इससे बनेगा आइसोसाइनाइड।
तुम में से कोई मुझे बता नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्राइल का सी डबल बॉन्ड एन, और आइसोसाइनाइड का एन डबल बॉन्ड सी, यानी यहाँ पे बन जाएगा मतलब ये जो भी कंपाउंड है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा काम। CH3 CH2 NH2, ठीक, और इससे बनेगा नाइट्राइल आर आइसोसाइनाइड एन डबल बॉन्ड सी, ये बनेगा। सबसे पहली कामगिरी इसे बना दे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं था बाहर क्या क्या निकलेगा, तो मैं सोचो आर लगा दे, कार्बन की चेन बना दी है, उससे दिक्कत मत देना। मैं वही लिख देता हूँ, खुदाना तुम्हें मन में थोड़ी संतुष्टि आ जाए कि मैं सही लिख रहा था कि CH है, प्लस में आपकी OH है, इस जगह पर आ जाएगा CH3 और N बॉन्ड C, N पे मतलब C N और बॉन्ड पे C, NC, ये आइसोसाइनाइड। अच्छा बात ये की जैसे वो वाला जो बनता था कौन सा कंपाउंड था वो, ल्यूकस रिएजेंट, उसका पता किस चलता है, कौन सा कलर आता था उसके अंदर बाय पीपीटी। यहाँ रिएक्शन का पता किस चलेगा, कौन सा कलर आएगा, कोई कलर नहीं आता। तो पता लगाने का तरीका सुने, इसमें पता लगाने का तरीका इसमें आती है फॉल्स स्मेलिंग। फॉल्स स्मेलिंग यानी खराब, बदबूदार, सड़ी सी दुर्गंध आती है इसमें, सीधी सीधी बात ये। अगर दुर्गंध आएगी रिएक्शन करवाने पर तो 1 डिग्री है, वरना नहीं, सीधी सीधी बात है, ठीक। बाल क्या क्या निकलेगा ना, बुद्धि अड़ाएंगे, PCl H2O, देखो अगर ध्यान से देख जाए तो है KCl H2O, ये सब कुछ बाहर निकालना है। सबको लिखने की नीड देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि कार्बोलामाइन रिएक्शन ओनली 1 डिग्री के साथ होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्मेलिंग फॉल्स होती है, मतलब खराब स्मेलिंग है, इस बात का सबूत है कि कार्बोलामाइन रिएक्शन हो रही है, मतलब 1 डिग्री कंपाउंड है। 2 डिग्री 3 डिग्री का चक्कर बाद में देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। चौथा पॉइंट, ये चौथा इधर, पांचवा देखकर बताएं क्या लिखा है। रिएक्शन विद रिएक्शन नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मैं तुम्हें समझाता हूँ। नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड में अपने पास में पहली बात तो 2 टाइप के अमाइंस पाई जाती हैं, एक तो एरोमेटिक अमाइन और एक होती है एलिफेटिक अमाइन। तो मैं तुम्हें पहले एरोमेटिक दिखाऊंगा, तो एलिफेटिक अपने आप सुन लोगे कि यार ये तो बहुत ठीक ठाक चीज थी। एरोमेटिक सुनने पहले ध्यान से। सबसे पहली बात, एरोमेटिक यानी अपने पास में को बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है NH2, और मुझे करवानी इसकी देखिए नाइट्रस एसिड से। तो बताएगा नाइट्रस एसिड है, मतलब मैं अगर लिख दूं ऐसे करके तो समझ जाना, HNO2 प्लस HCl, कितने से कितने, 0 से 5, यही है वो, कुछ और थी, यही है। इसमें क्या बनता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या जनरेट होता है, इस पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम, मतलब N2 यानी कि अजो, 2 नाइट्रोजन अजो कहलाते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। अच्छा, और इसके बाद में इससे कितने कंपाउंड बन सकते हैं, जितने तुम चाहो। इसको नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रस, HNO2 HCl 0 से 5 सेल्सियस। कुछ और लिखा है तापमान, ध्यान से देख के बताएं। हाँ, ये नहीं है, HNO2 नहीं है वो, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, औसत बनता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इस बात को ध्यान समझें। पर हाँ, ये ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है, लगा दो। तुम NaNO2 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। NaNO2 प्लस HCl ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे जो तुम्हारा मन करे, तुमने बेंजीन की रिएक्शन देखी थी इसी प्रोसेस से, तब एक एलिफेटिक में भी हो सकता है क्या, मतलब मैंने अगर RNH2 की रिएक्शन यहाँ पे करवा दी NaNO2 और HCl से 0 से 5 सेल्सियस के अंदर, तो सीधी बात है बनेगा N2 पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, पर बेंजीन में वो स्टेबल होता है, यहाँ पे अनस्टेबल होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये टिकता नहीं है, और टिकता नहीं है तो इसीलिए एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, और फिर NH3 या NH2 यानी क्या क्या बाहर निकल जाता है। पर सिंपल सी बात है कि अनस्टेबल है। मोस्ट इंपोर्टेंट की बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड वाला जो सिस्टम है वो बेंजीन में ही पॉसिबल है, एलिफेटिक अनस्टेबल है, उसको गौर नहीं करना है, बस सुनने वाली बात है। डाइसोनियम क्लोराइड यहाँ बकवास है, यहाँ बेस्ट है। ठीक है भाई, अगली काम की चीज सुने। एफ क्या लिखा वो लिख कर बताओ ध्यान से। हिंसबर्ग रिएजेंट, पहली बात सभी लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये भी किसी चीज को पता लगाने में काम आता होगा 100%। इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन, या फिर ऐसे मत देखो ना, ठीक ठाक सा लिख देना। इट रिएक्ट विद ओनली, इट रिएक्ट विद ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ये वाला भी टर्सरी से रिएक्शन नहीं करता, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। तो ये वाला भी टर्सरी से रिएक्शन नहीं करता, उसका एक ही मेन रीजन हो सकता है मात्र हाइड्रोजन की कमी का होना। ये वाला भी उनसे रिएक्शन करेगा। अब हिंसबर्ग रिएजेंट इज टोटली सिमिलर टू पहले वाले के, कि भाई ये रिएक्शन किससे करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी से। उससे ना करने का रीजन उसमें H नहीं अवेलेबल है। और जैसे मैं थोड़ा सा रिएजेंट लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, देखना बेटा। रिएजेंट देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने रटने की नीड नहीं है, तो ऐसे ही बता दो कि फॉर्मूला क्या, रिएक्शन भी अपने आप ही कर लूंगा, तुम दिखाता हूँ देखना। सबसे पहली काम की चीज, बेंजीन है तो मैंने बेंजीन बना दी ऐसे करके, सल्फोनिल यानी कि S डबल बॉन्ड SO2, और क्लोराइड यानी कि Cl। ये हिंसबर्ग रिएजेंट, इसी को लिखने का तरीका, बेंजीन को लिखने का तरीका जो मैंने अब तक तुम्हारे सामने कभी नहीं लिखा, एक बार भी अब तक नहीं लिखा है, बहुत आसान। बेंजीन को लिख सकते हैं C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। ये मैंने आपसे पहली बार बता, मैं बेंजीन हमेशा अब तक बनाई है, अब तक C6H5 नहीं लिखा, अब तक नहीं लिखा है, इस पूरे एक महीने में नहीं लिखा मैंने अब तक। C6H5 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें रिएक्शन देता हूं, तुम रिएक्शन अपने आप निकाल दोगे, ध्यान से देखें। जैसे कि भाई अपने पास में ये बनी हुई है बेंजीन, उस पे लगा हुआ S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा Cl, तो वापस से इसको दोबारा बना दिया, ठीक। यहाँ पर अपने पास में लगी है बेंजीन सल्फोनिल और ये वाला क्लोराइड। तो मैं यहाँ साफ साफ दिखाता हूँ कि ये CH3 और NH ये वाली 1 डिग्री अमाइन है, और यहाँ पर CH3 CH2, N के पास में दोबारा से, N के पास वापस से CH3, यहाँ पर ये H, ये 2 डिग्री अमाइन है। इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी अपने आप निकाल दें, पर एक काम कभी नहीं होगा, 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगी, उस पर H अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट स्वयं से करें। इसी अल्काइलेशन पहले पढ़ा के बीच में गैप दे देता हूँ मैं, शायद अपने आप बना देंगे अब तो। H हटाएं, Cl निकालें, HCl आगे जोड़ दें एक दूसरे से।
हाँ भाई, इसमें क्या अटैच हुआ, यहाँ पे एन लगा, नीचे क्या बचा होगा एक एच, और किनारे पे क्या लगा होगा सी एस, और बाहर क्या निकला होगा एस सी एल। जबकि अगर इसमें बनाएंगे तो बेंजीन की रिंग एस डबल बॉन्ड ओ, नीचे भी एस डबल बॉन्ड ओ, इस जगह पे क्या आ जाएगा एन, उधर भी C2CH3, और नीचे क्या आ जाएगा CH3, क्या निकल जाएगा यहाँ से H और Cl, तो HCl बाहर निकला। अब सीधी सीधी बात है कि सब स्मेल मतलब स्मेल नहीं। अब कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, 3 डिग्री बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उस पर H अवेलेबल नहीं है। That's it। अब बात ये कि रिएक्शन हो चुकी है, पता कैसे चलेगा, इसमें जो 1 डिग्री अमाइन मतलब ये जो बनती है ना, ये दीज आर सॉल्युबल इन बेस, मतलब बनाने के बाद में इनको घोल के चेक किया जाता है, दीज आर सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल होती हैं। अगर जो घुल जाएंगी तो सीधी सीधी बात है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री ये मिलना तो नहीं, चक्कर की बात है। खैर कोई नहीं, लिख दें रिएजेंट का नाम याद रखें, कभी रिएक्शन ऐसे आ जाए तो अपने आप ही अमाइन में चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, एच हटा के रिएक्ट करवा देना बस। एच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और कुछ खास नहीं। ये काय म्हणजे पटपट व्हायचं। मिट्टी बटर दिया था ना वहाँ पीछे, ये विद्यावन देखो नेशनल कॉन्सेप्ट चल रहा है, हैं और स्टार्ट हो गई, क्या दिन होगा स्टार्ट हो गई, एक दिन हुआ है, ठीक है। अगला क्या लिखा बताएंगे, बताओ अगला क्या लिखा, 7 नंबर इस पर कुछ नहीं लिखा है, इस पर कुछ नहीं लिखा। अच्छा चलो मैं देख लिया, वरना मानता नहीं मैं, नहीं लिखा है तो लिख दें भाई ध्यान से, इसमें ध्यान से नीचे लिख दें, नीचे लिख दें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देख लें, इलेक्ट्रोफिलिक लिख दो। दसवीं के बहुत से बच्चों को इससे मना करने का ना बहुत सॉलिड रीजन होता है, निकाल नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में भी ना हिम्मत छूट जाएगी उनकी पढ़ने की, नहीं होगा, कवर नहीं होगा, अपने आप आवाज आते अंदर से नहीं होगा, पे नहीं होगा। ठीक है भाई, इसमें ध्यान से लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास में ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, इसको अपन लोग अमाइन अमाइन बोलते हैं बेसिकली। इसका पर्टिकुलर नेम क्या है? एनिलीन। अच्छा तुम तो ध्यान से बताओ,
और कौन सा ग्रुप था जो मेटा डायरेक्टिंग है? सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, तीनों कौन से? मेटा। बाकी चैप्टर के पहले वाले इससे हेलो एल्किल्स, हेलोजिन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, वो सब कौन से हैं? ऑर्थो पैरा। ये भी कैसा? ऑर्थो एंड पैरा। ठीक, ध्यान से इस बात को लिखते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इससे भी चीजें ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर ही लगती है। सबसे पहली बेसिक सी बात ये हो गई। और उसमें दूसरी काम की बात सुने ध्यान से कि इसमें अपन लोगों को दो तीन रिएक्शन देखेंगे तो भी स्पेशलाइज्ड है। मतलब कि सबसे पहले हम लोगों को देखना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखेंगे तो सीधी सीधी बात की मैं तुमसे साफ साफ बोलूंगा कि भाई अपने पास में ये रही बेंजीन की रिंग और मैंने इसके ऊपर NH2 की रिएक्शन अगर करवाना है नाइट्रेशन तो बताओ किससे करवाएंगे? कौन सा एसिड लेना है यहाँ पे? HNO3। और करवाने की रिएक्शन क्या अटैच होगा? NO2। कहाँ पे अटैच होगा? इसमें गड़बड़ है लेकिन जगह से ही बता रही हो, अटैच ही वहीं पे होगा। एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट तुम्हारा बोलना। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेटेड और लगा देना HNO3, लगेगा NO2 पर ही, पर इतना स्ट्रॉन्ग है इकट्ठा लग जाता है एक बार में। मतलब NO2 ऑर्थो पर, NO2 पैरा पर और NO2 ही वापस से ऑर्थो पर। स्ट्रॉन्ग है, मतलब लगेंगे ऑर्थो पैरा पर ही, पर इस तरह से लगाने हैं। ठीक है, इस बात को वो ध्यान से सेट कर ले कि इसका कोई तुमसे नाम पूछे तो 2 और 3 4 6 यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। और ये बेंजीन की रिंग पे NH2 है तो इसका नाम एनिलीन, ट्राइनाइट्रो एनिलीन। बेसिक सी बात है कि स्ट्रॉन्ग होने वजह से लगेगा तो उसी पर और तो पैरा पर तीनों इकट्ठे लग गए, अलग अलग नहीं निकल के आए। स्ट्रॉन्ग है भाई इस वजह से। इसमें 1 का लिखा है तो 1 कौन सा है इसमें? NH3 थोड़ी आएगा, NH2 आएगा। मैंने वो भी लिख दिया है। ये 1 है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन हैबिट हो जाएगी इन चीजों की। लेकिन लोगों के अंदर कुछ जगह अड़ गई आके, तो उन्होंने बेसिक तौर पे पूछा साहब मुझे नहीं लगाना तीनों पे, मतलब ओनली फॉर तीनों पे नहीं लगाना है, मुझे बस एक NO2 जोड़ना है, एक NO2। उसमें कुछ जवाब निकल के आया कि अगर एक NO2 जोड़ना है तो बस पैरा पे जोड़ना है, पैरा पे जुड़ेगा, कहीं और जुड़ेगा भी नहीं। अगर एक NO2 जोड़ने की बात चलेगी तो NO2 पैरा पर ही पॉसिबल है जुड़ना। ठीक है, और कैसे जुड़ता है वो सुनो, ये स्पेशली फॉर एक NO2 के लिए। मतलब सीधी बात है, नॉर्मली करवाएंगे तो भाई हर जगह पे आके आ जाएगा, लेकिन एक करवानी है तो फिर खतरनाक है, और 2 बार खतरनाक है। पहला तुम अब देखोगे, दोबारा इसके बाद देखोगे। पहला खतरनाक खेल तो अपने पास में ये कि भाई यहाँ पे आएगा CH3CO का होल ट्वाइस हो। कोई मुझे बताएगा ये क्या चीज है? ये CH3CO का होल ट्वाइस हो। तुमने पेरोक्साइड सुनी थी? एंटी मार्कोनिकोव के अंदर, खलास इफेक्ट के अंदर ये H ना उल्टा कुछ वैसा ही है ये। तो सबसे पहली बात तो ये हमेशा पायरिडीन एक बेस होता है, मतलब जहर मान लो, ठीक, इसकी वजह से होगी। तो सबसे पहले तो बन जाएगा NH, ये जो कंपाउंड है वहीं पे आ जाएगा COCH3, इस तरह से NHCOCH3, मतलब कि O हटा के COCH3 यहाँ पे अटैच किया और वो सब कुछ सेट कर दिया। अब जब करवाएंगे अपन लोग इसमें नाइट्रेशन, तो HNO3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो हाँ भाई ऊपर वाला किसी को नहीं छेड़ना, ऊपर वाला सेम टू सेम NHCOCH3 और एक लगेगा अगर हम एक लगाना चाहते हैं। पर साहब कंपाउंड तो बिगाड़ दिया, नहीं बिगड़ा, माइनस करवा दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख दो। जब करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली द्वारा से तुम्हें नीचे एक NO2 देगा और ऊपर तुम्हें वो NH2 ही दे देगा। एक जोड़ने का तरीका, एक जोड़ने के लिए तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। तब तुम नाइट्रेशन करवाओगे तो एक लगेगा, अगर इसको जोड़ने की बात करवाओगे तो एक लगेगा, नॉर्मली करवाओगे तो 3 लगेंगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इकट्ठे 3 लगा देता है। ये बात अभी देख लेना, थोड़ी देर बाद दोबारा सामने आएगी।
ऐसे बहुत से आंसर होते हैं क्योंकि जिनका एनसीईआरटी के साथ क्लैश हो जाता है, पर एनसीईआरटी मान्य होती है, गूगल पे अलग है, एनसीईआरटी में अलग है, ये उन्हीं में से एक है। ये नॉट पर एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं है तुम्हारी, मतलब वर्किंग है, चलता है, पर अगर बोर्ड में आ गया तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये उचित नहीं है, ये कंपाउंड उचित नहीं है। एनसीईआरटी को कहाँ प्रेफर करती है वो ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें एक छोटा सा काम ये करने कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी वाला दिखाता हूँ, जानबूझ के मुझे बस तुम्हें इतना दिखाना था कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखना, इसमें ऐसे करके बॉक्स बनाए और बॉक्स बना के ना हल्का सा क्रॉस लगाते हैं ऊपर, ठीक है, और क्रॉस के ब्रैकेट में बात लिखते हैं नॉट एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, नॉट एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। ध्यान से तुम तो सही जोड़ रहे, तुम्हें तुम्हें थोड़ी समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं, जो बता दिया तुम मान लोगे। अब वो देखें जो वाकई में सत्य होता है, ठीक है, तरीके से देखना। तुम्हें अब जाके ये भी समझ में आएगा कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब ऐसे कहीं पे सही है कहीं पे गलत है, तो ध्यान से देखें, ठीक है, समझें। सबसे पहली काम की चीज तो मैंने तुम्हें दिखाया हेलोजिनेशन। कोई भी हेलोजन का नाम बोल दो, सबसे बढ़िया कौन सा है? Br, पता नहीं है पर वही है वैसे, खैर। अपने पास में ये NH2 है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई किससे? 3Br2 से। जब Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली अपन लोगों को अंदाजा ही है कि क्या बनेगा, NH2 ऊपर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br। इसका नाम बनाएंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब बात ये कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ भैया मुझे अकेले जोड़ना ही है, तो इसको अकेले कैसे जोड़ा जाएगा? अकेले जोड़ने के लिए सीधी सीधी कहानी कि भाई ये NH2 है, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी CH3CO का होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। जब मैं इसकी रिएक्शन पाइरिडिन से करवाऊंगा तो दैट्स इट, कि मुझे पता है कि सब यहाँ पे आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड OCO CH3 और इसमें लग जाएगा Br। नहीं पहले तो कुछ नहीं लगेगा, अब करवाएंगे Br से। अब जब इसकी रिएक्शन Br से करवाई जाएगी तो ये NHC डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा और नीचे Br आ जाएगा, और जब वापस से इसको करवा देंगे हाइड्रोलाइज, या फिर लिख सकते हैं H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव, तो अपने पास में ये ऊपर NH2 देगा और नीचे दे देगा एक Br। ये हम लोगों को अंदाजा है, सिंपल सिंपल। सबसे पहली काम की बात कि ये एकदम एक्यूरेट है, एनसीईआरटी रिकॉर्ड है। पुराने वाले में क्या है वो पुराना वाला भी देखना है। अगर मैं पुराना वाला ध्यान से एस पर तुम्हारी एनसीईआरटी लिख दूं जिसका नाम है नाइट्रेशन, तो मैं बहुत बात सिंपल समझ में आ जाएगी कि भैया देख ये अपने पास में बेंजीन की रिंग थी, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था? NH2। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटेड HNO3 से नाइट्रिक एसिड से, और जब मैं इसकी रिएक्शन उससे करवाऊंगा तो बहुत साफ स्पष्ट बात ये कि अपने पास में ये NH2 है, ठीक है, इसको 3 बार बनाएंगे और अब जाके दिमाग में सही खुलता है। ये भगवान, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कोई चीज सही है गलत है? कोई तरीका नहीं है सिवाय याद करने के, ठीक है। ऑर्थोन पैरा पर ये लगाएंगे डायरेक्ट, सीधी सीधी बात, तो ये अलग अलग लगेगा, NO2 पैरा पे अलग, NO2 ऑर्थो पे अलग और NO2 मेटा पे भी लग जाता है इसमें, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, इसने अपने सारे नियम तोड़ दिए। ये तो सब बस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का, पर मेटा पे लग जाता है, वो मामूली नहीं लगता है, वो भी देखना ध्यान से। तो इसमें ऑर्थो कंपाउंड बनेगा वो बनता है 51%, ये वाला 51% अमाउंट में अवेलेबल है, ये वाला 47% अवेलेबल है, बाकी तुम घटा लोगे जहां तक है 47 और 51 98, ये वाला कितना बचेगा? 2% अवेलेबल है। अब वापस मेरा सवाल, एक जोड़ना है तो अगर मुझे एक NO2 जोड़ना है तो क्या करेंगे? तो सब ठीक है, जैसा था वैसे ही करके करना, ठीक है। एक लाइन ध्यान रखते हैं कि अगर एक NO2 जोड़ने की बात चलेगी तो इस तरह से, मतलब कि ये ठीक है और अब ये भी ठीक है। इसमें इतने एक्सेप्शन हो चुके हैं कि सब ये तो और तो पैदा था मेटा पे क्यों आया, वो सब इकट्ठे हैं तो अलग अलग क्यों आया, अलग अलग आए, और ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग में 3 कंपाउंड बनते हैं इकट्ठे। 51 47 2% का रेशियो पक्का ध्यान रखिए कितनी परसेंटेज के अंदर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर एक NO2 जोड़ने का तो क्या करने का?
मैसेज नहीं आया होगा, छुट्टी करेगी कल का, ये भी है, क्योंकि स्कूल तो बालकों के लिए भला माना जाएगा, अलग आएंगे नहीं वो दूसरी बात है, कोई नहीं। अभी इसी में अगला पॉइंट देखें, इसी में अगला पॉइंट है सल्फोनेशन। अगला पॉइंट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम्हें केमिस्ट्री लैब में क्या करना है? समझ में आता है? जो हम पढ़ रहे हैं वो टेस्ट होते भी है कि नहीं, क्या वाकई में फॉल्स स्मेल आती है कि नहीं, वाईपीपीटी बनती है कि नहीं, सिलोमीटर टेस्ट वाकई में काम करता है कि नहीं, जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, ये करना है केमिस्ट्री लैब में। वहां जाके उसकी खुशबू नहीं सूंघनी है, कंपाउंड कैसे बुरी स्मेल आ रही है ये नहीं देखना होता, सूंघने लग जाए, उसमें स्मेल आती रहती लगातार, हीट सी आती है। देखिए ध्यान से, हमारे पास में ये अमाइन है NH2 और मैंने इसकी रिएक्शन सल्फोनेशन मतलब जानते होंगे सभी लोग, किससे करवानी है? H2SO4 से कंसंट्रेट करवा दी। तो इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो ध्यान से सभी लोग देख लें, बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है। ये NH2 है ना, यहाँ पे लिख दे NH2HSO3, ये लिख दो, मतलब कि एक O में से, मतलब H2SO4 में से एक O कम कर लिया और एक H कम कर लिया है, H और एक कम किया है, फिर तो ये ऊपर जाकर अटैच होगा, और ऊपर अटैच होने के बाद में इसमें हो जाता है रीजनरेशन, मतलब रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, कुछ अरेंजमेंट ऐसे बनेंगे, पहले लिख देता हूँ ध्यान से, उसे देखें। हमारे पास में ऊपर है NH3 NH2 और नीचे आ जाता है HSO3, और फिर ये खुद को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने के बाद में ये तुम्हारे जीवन का ऐसा पहला कंपाउंड होगा जो तुम देखने वाले हो, ध्यान से देखना। रीअरेंजमेंट करने के बाद में, रीअरेंजमेंट में भी प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन किसे कहते हैं उसको बता सकता है कोई मुझे? H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा, उसमें कुछ ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह से NH3 पर पॉजिटिव और SO3 पर नेगेटिव। ये पहला कंपाउंड है जहाँ तुम दो चार्ज को एक साथ देखोगे, मतलब ये किसी से भी रिएक्शन कर सकता है। और इस वाले कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम है, इस वाले कंपाउंड का नाम होता है ज्यूटराइन। मुझे लगता है कभी कभी शायद ट्विटर नाम यहीं से लिया गया होगा, ट्विटर, ज्यूटर, सल्फोनेशन। NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, ज्यूटराइन। Z में अगर आगे T लगा ले तो ट्विटराइन। सवाल चल रहे, बस इतना सवाल होता है। ज्यूटराइन का फॉर्मूला लिख दो, कहाँ से बना प्रोसेस लिख दो, और कुछ खास नहीं। ठीक है भाई, इसमें अगला पढ़ा ध्यान से देखें आप। तो चलते हैं उस पॉइंट पे जिसका नाम है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है, ध्यान से सुने तरीके से। अमाइंस में बहुत चक्कर है बेसिक नेचर का। पहली बार तुम मुझे इतना बताओ कि बेस किन्हें कहते हैं, किन्हें बेस कहा जाता है? जो OH नेगेटिव दें, या फिर उल्टा भी हो सकता है जो H ना दें। जो H नहीं देते उन्हें बेस कह सकते हैं, मतलब जो H देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एसिड। जो H नहीं देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बेस। हाइड्रोजन देने वाले H पॉजिटिव, सीधी सीधी बात है, अपने पास में लिखा HCl। मैं इसको अगर पानी में घोलूंगा तो क्या दे देगा ये मुझे? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जिसने मुझे H दिया उसे मैं क्या नाम देता हूँ? एसिड। और जो मुझे H नहीं देगा उसे मैं क्या बोलूंगा? बेस। तो मुझे बहुत सिंपल पहले सवाल का जवाब दें कि H कौन नहीं देगा? 3 डिग्री नहीं देगा, 2 डिग्री नहीं देगा, कि 1 डिग्री नहीं देगा? क्यों? उस पे है ही नहीं। तो सबसे तगड़ा बेस तो वही है। पहली बात तो अमाइंस की सभी फैमिलियों में वो H बेसिक है जो 3 डिग्री का है। उससे कमजोर कौन होगा? 2 डिग्री। उस पर एक ही H है। और उससे कमजोर कौन सा है? 1 डिग्री। मतलब कि वो H देने को तैयार, 2 H है, ले जाओ एक हाथ। तो उसने H दे दिया, वो क्या नेचर शो कर रहा है? एसिडिक। जो H नहीं दे रहा वो क्या शो कर रहा है? बेसिक नेचर। तो लेकिन इसकी स्टडी ऐसी नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है, तुम शायद सिंप्लीफाइड पढ़ रही हो। देखना, सबसे पहली बात, अमाइंस को मैं तुम्हें 2 फॉर्म में पढ़ाता हूँ।
अमाइंस सबसे पहली बात गैसियस फेज में, मतलब जो गैसियस अमाइंस होती हैं, ये गैसियस अमाइंस, अगर वो गैसियस अमाइंस है, गैसियस फेज है उनका, मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज में पाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो सॉलिड्स किसी नेचर को शो नहीं करेंगे। सॉलिड्स एसिडिक बेसिक, जैसे कि सीधी सी बात की कि अपने पास में एक पाउडर है, पाउडर कौन सी स्टेट मानते हो तुम, सॉलिड लिक्विड है गैस? पाउडर कौन सी स्टेट है? पाउडर। नमक कौन सी स्टेट है? सॉलिड। तो सॉलिड्स किसी भी चीज को दिखाते नहीं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर तुम मार्केट से HCl का पाउडर खरीद लाओ और अपने शरीर पे ऐसे करके जमा लो, तुम्हें उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारी बॉडी में से पसीना आएगा वो गीला होगा, गीला होते वो अपने नेचर को दिखाएगा, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकालने के लिए तुम्हें किसी भी कंपाउंड में से क्या जनरेट करवाने होते हैं? आयंस। तो सूखा तो कोई स्टेट दिखाई नहीं सकता। अब दो बचे कौन से? गैस और लिक्विड। तो गैस दिखाती है स्टेट एसिडिक बेसिक जो भी होगा, और लिक्विड दिखाएगा। हम दो फेज में पढ़ने वाले हैं, तो गैसियस स्टेट और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? एक्वस स्टेट। गैसियस फेज और एक्वस फेज, हमें ये दो फेज पढ़ने हैं, ठीक। अच्छा, गैसियस फेज में मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि बेसिक नेचर ऑफ दोज कंपाउंड्स इज मैक्सिमम। उन कंपाउंडों का जो बेसिक नेचर है मैक्सिमम होता है, which have more lone pair to bond pair repulsion। इनमें रिपल्शन ज्यादा पाया जाता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिनमें रिपल्शन ज्यादा पाया जाएगा उनका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात को समझाने की कोशिश कर लेता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, सभी लोग मुझे एन का नंबर बताओ कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का कितना नंबर है उसका? 7। मतलब कि ये शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत वो वाला हिस्सा है जो कक्षा 11वीं का है, बहुत स्टार्टिंग से बेसिक सा। 7 को कैसे बांटोगे तुम लोग? 2,5। जरा S2 बटवाएंगे इसको, 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p3। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो अपने पास में S के 2 ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इसके भी 2 भरे हुए हैं, और अपने पास में P में कितने हैं? 3 है, 1 2 3। तो यही वो लोग हैं, ये वो ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये वाले जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से पेयर है? बॉन्ड पेयर। जो नहीं कर रहे हैं वो कौन से पेयर है? कुछ इस तरह से बात समझे, मतलब 2 पेयर है जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं। तो मैं तुम्हें इस बात को दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अपने पास में ये एक नाइट्रोजन है, ठीक है। इसमें 3 बॉन्ड मैंने बना दिए, CH3 यहाँ बना दिया, CH3 यहाँ बना दिया, CH3। ये कौन सी डिग्री कंपाउंड है? ये 2 कौन से बॉन्ड है जो पेयर में रखे हुए इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद दोबारा से नाइट्रोजन, ये CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे लगा दिया H। ये कौन सा है? 2 डिग्री। और उसके बाद में यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, यहाँ पर आके CH3। मैं तुमसे ही बोला कि ये सारी कहानी गैसेस फेज के लिए चल रही है। एक्वस में अलग खेल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझे, तो इनमें रिपल्शन कौन सी में ज्यादा है? 3 में, 2 में कि 1 में? रिपल्शन किस में ज्यादा हुआ है भाई? CH3 काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, और यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के आने से क्या जनरेट होगा? रिपल्शन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आने से होगा रिपल्शन, और यहाँ पर भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा रिपल्शन जहां पर होगा वो होगा ज्यादा बेसिक। कौन ज्यादा बेसिक है? 3 डिग्री। ये समझाने वाली बात है कि 3 डिग्री ज्यादा बेसिक, 2 डिग्री कम बेसिक, और 1 डिग्री सबसे कम बेसिक। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बोल दी, जो H देगा वो एसिड, जो नहीं देगा वो बेसिक। तो ये H दो में दे सकता है एसिड के, एक है कम देगा एसिड के, ये बिल्कुल नहीं देगा। ये कैसा है? बेसिक है। तो गैसेस फेज में ऑर्डर सभी के लिए परमानेंट है, 3 2 1 फिक्स है। इस बात को ध्यान से शांति सेट कर लें, ये फिक्स है गैसेस फेज का ऑर्डर 3 2 1। लेकिन एक्वस में चक्कर है, इतना चक्कर है कि तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी बन जाती है एक्वस फेज। सुनिए, पहली बात, एक्वस फेज में बेसिक नेचर 2 बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अभी तो लेंथी है ये। 2 बातों में, सबसे जो पहली बात है वो है एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि लीड बात, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्शन। सीधी सीधी बात ये
रिपल्शन, ठीक है, एक्वस फेज में। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान सुनना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि H ही होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट H का होना तो बॉन्डिंग, उसकी जैसी स्टेट बनना, वो थोड़ा सा डीप डाउन मतलब है। हाँ, ध्यान से बात सुनो। मैं 3 बना देता हूँ एक बार। R1 R2 और 3 बना दिया, R1 R2 और H, और यहाँ पर बना दिया R1 और HH। ठीक है, साफ समझ में आता है कि 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री। वापस से इसी को रिपीट करना मुझे, मैं किसी और ज्यादा का इस्तेमाल कर दूँ, इससे बढ़िया। हाँ भाई, ध्यान से देखिए कि पहली बात तो किसी को गैस में कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस 3 2 1 है, एक्वस में बहुत लफड़ा है। एक्वस में क्या लफड़ा है वो सुनो। हिस्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग किसका रिपल्शन ज्यादा है, इसमें भीड़ ज्यादा है 3 में, फिर उसके बाद में 2 में, उसके बाद में 1 में। तो बेसिक नेचर किसका होना चाहिए, उसके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए 3 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री एक्वस फेज के अंदर। क्योंकि एक्वस फेज पानी में घुल जाता है, पानी में घुलते ही हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल अच्छे से उससे बॉन्ड बना लेंगे, और जो अच्छे से घुल जाएगा वो ज्यादा बेसिक है, सीधी सी बात है। अच्छा, गैस को हम घुलते नहीं है पानी में। एक्वस फेज का मतलब ना अमाइन किसमें घुली है, पानी में घुली है। ये बताओ इनमें से कौन सी अमाइन है जो पानी में अच्छी घुलेगी, 1 2 3। एक्वस फेज कहता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, मतलब जो ज्यादा घुल जाएगी वो ज्यादा बेसिक है। वो गैसी फेज को काट देगा बिल्कुल ही। अब मतलब इसका इससे कोई तुक नहीं है। इसमें किसके पास में ज्यादा H है, 1 डिग्री। जिसके पास में ज्यादा H है वो पानी से अच्छे बॉन्ड बनाएगा, अच्छा डिसॉल्व होगा। जो अच्छा डिसॉल्व होगा वो ज्यादा बेसिक है। अच्छा, इसके पास में कम H है तो कम डिसॉल्व होगा, ये कम बेसिक है। इसके पास में H है ही नहीं तो ये बिल्कुल बेसिक नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग का मतलब ये है कि which compound have more hydrogen bonding to solve in, more hydrogen bonding for solubility is more basic। मतलब soluble होने की इसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा बेसिक होता है, is more basic। मतलब ये पहली वाली बात को तो काट ही दिया सब, H पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ यही तो रटना है। अभी तो और रटने वाली बात निकलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग कि जिसके पास में ज्यादा H है वो जल्दी डिसॉल्व होता है, जल्दी डिसॉल्व होते हैं वो ज्यादा बेसिक पाए जाते हैं। तो अगर अब ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा, सब इस पे ज्यादा H है अच्छे से घुलेगा, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। पर ये तो फंस गए, अब हम क्या माने, अब मुझे ये समझा दो। हम ऑर्डर क्या मानेंगे, 1 2 3 मानेंगे, 3 2 1 मानेंगे? तो उल्टा है। अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3। अगर हम रिपल्शन को देखें ऑर्डर क्या बनेगा, 3 2 1। और चक्कर किसमें पड़ता है, एक्वस में। गैस में कोई चक्कर नहीं है। एक्वस में रिपल्शन देखेंगे तो 3 2 1, और H देखेंगे तो 1 2 3। क्या मानना है, मानना ही है कि दोनों ही ऑर्डर गलत है। फिर हमें पढ़ाई को सीधे पढ़ाना सही सी कौन सा है, और नहीं पढ़ा सकते। एक्सपेरिमेंटली जब पता लगाया गया, एक्सपेरिमेंटली मतलब जब पढ़ाई फेल हो जाती है ना तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटली पता ये लगा कि 1 2 3 में, 3 2 1 में हमेशा 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक एलिमेंट, मोस्ट बेसिक कंपाउंड। क्योंकि 2 डिग्री के पास में रिपल्शन भी और H भी है, वो दोनों बातों को फॉलो कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली 2 डिग्री इज मोस्ट
बेसिक अमोंग ऑल, ठीक है, ध्यान रखें, अमोंग ऑल सबके बीच में 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है इन एक्वस फेज में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि एक्वस की बात चल रही, गैस की बात नहीं चल रही। अब बात है 2 के बाद में क्या लगेगा, 1 या 3, कभी कभी 1 भी लगता है, कभी कभी 3, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या चलिए, खीर खराब है, मतलब गैस में कोई लफड़ा नहीं है और यहाँ पे तो खतरनाक है, और इसको पढ़ाने के बाद में भी काम खत्म नहीं होता है। उसमें सवाल लगते हैं कि अरेंज करना है, इन्हें बेसिक नहीं सब अरेंज करना है, तो पहले थ्योरी पढ़ लो, मैं वो सवाल वाल सब सेट करवा दूंगा, पहले ध्यान से देख लें, समझ लें सारी बातें। गैस में कोई चक्कर नहीं है, एक्वस 2 बातों पर डिपेंड करता है, या तो सॉल्युबिलिटी देखो या रिपल्शन देखो। रिपल्शन देखेंगे तो 3 2 1, सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो 1 2 3, और एक्सपेरिमेंटली सब गलत है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, 2 डिग्री, क्योंकि उसके पास में 2 रिपल्शन करने वाले ग्रुप भी हैं और 1 एच भी पाया जाता है उसके पास में, तो 2 डिग्री में सबसे पहले बात साफ होती है। अब फिर दोबारा बात समझ ध्यान से, इसमें दोबारा दूसरी बात कि अब भाई ये बताओ कि आगे कौन लगेगा, मतलब 2 के बाद में फिर 1 लगाना है कि 3, ये ध्यान से बात समझे। देखो अगर ये ग्रुप बड़े हैं, अगर बड़े ग्रुप हैं तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, अगर छोटे ग्रुप है रिपल्शन कम होगा। हम बड़ा किसको मानते हैं, 2 कार्बन की चेन बड़ी होती है, छोटी होती है 1 कार्बन की चेन। अकेला कार्बन है अगर CH3 ओनली तो दिस इज स्मॉल ग्रुप, अगर 1 कार्बन है तो वो स्मॉल ग्रुप कहलाता है, और अगर 1 से ज्यादा है CH3 CH2 कुछ भी है तो उसको बोलते हैं लार्ज ग्रुप, बड़ा ग्रुप। अगर ज्यादा ग्रुप होगा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, छोटा ग्रुप होगा तो रिपल्शन भी कम होगा, सीधी सीधी बात ये। तो मैं तुम्हें बात समझाता हूँ कि अगर तुम ध्यान से बातों को देखोगे तो लोअर ग्रुप होने पर, लोअर एल्काइल ग्रुप होने पर ऑर्डर क्या होगा वो समझे। लोअर यानी कि CH3 का होना तो क्या होगा, और उसके बाद में अगर बड़े ग्रुप हुए, लार्ज एल्काइल ग्रुप हुए, बड़े वाले ग्रुप हुए, तब उसके बाद में तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ध्यान से देखें। देखो भाई सबसे पहले दोनों में एक आदमी हमेशा आगे आएगा, वो कौन है, 2 डिग्री। दोनों में 2 डिग्री में तो कोई लफड़ा नहीं है, 2 डिग्री हमेशा आगे रहता है बेसिक नेचर में, हमारी बेसिक है इसमें 2 डिग्री हमेशा आगे। वही बात तुम लिख रहे हो, जब तक मैं तुम्हें सवालों में नहीं उतारूंगा तब तक तुम स्केल को कंप्लीट नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, अगर ग्रुप छोटा है तो रिपल्शन कम होगा, और अगर रिपल्शन कम होगा तो फिर किसकी चल जाएगी, फिर कौन डोमिनेट कर जाएगा उसमें, हाइड्रोजन। अगर ग्रुप छोटा है तो सीधी बात है कि रिपल्शन कम होगा और डोमिनेंट कौन हो जाएगा उसमें, हाइड्रोजन। डोमिनेंट हो जाएगा उसके अंदर हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन डोमिनेंट होगा तो कौन सा ऑर्डर लगेगा, 1, और फिर कौन लगेगा, 3। और अगर ग्रुप बड़ा है, ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो अगर अपने पास में लार्ज ग्रुप्स हैं तो सीधी बात है कि रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसमें डोमिनेंट कौन करेगा, फिर ग्रुप डोमिनेंट हो जाएगा, और जिसमें ज्यादा ग्रुप होंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3। अगर छोटा ग्रुप है तो पहले आएगा छोटा नंबर 1 डिग्री 1, अगर बड़ा ग्रुप है तो फिर कौन आएगा, 3, बड़े के साथ बड़ा आदमी, बड़ा ग्रुप है तो 3 आएगा, छोटा ग्रुप है तो 1 आएगा, और हमेशा आगे कौन आएगा, 2, मतलब 2 तो ऑलवेज एंड फॉरएवर आगे, पहली बात तो ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे छोटा नंबर लगाएंगे, अगर बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पर बड़ा नंबर लगाएंगे, 2 1 3 2 3 1। और गैस में कोई चक्कर ही नहीं है, गैस में ऑर्डर हमेशा के लिए 3 2 1 है। ये चीज बहुत ध्यान से याद करनी होती है, लेकिन ज्यादा लंबा तुम याद रख नहीं सकते इसको जब तक तुम्हें इस कैटेगरी सवाल नहीं कराए जाए, क्योंकि पेपर में ना 2-3 के सवाल आते हैं अरेंज अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रेंथ ना। इसमें मैं तुम्हें अभी तक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में कुछ बताया, पेट्रोल ग्रुप का क्या इफेक्ट है वो भी नहीं बताया, तो ऑब्वियसली टॉपिक है, ठीक ठाक से लेंथ वाला टॉपिक है, लेकिन पहले इतना लिखिए क्योंकि ये भी दिमाग खाने वाली बात हो जाती है अभी तो फिलहाल। इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल एंड बेसिक, आर मोर स्टेबल एंड बेसिक देन एलिफेटिक। जो गोल वाली होती है वो ज्यादा अच्छी होती है देन एलिफेटिक, बेंजीन की वजह से।
इंजन उनको अच्छे से घुमा लेती है, रेजोनेंस बना देती है। रेजोनेंस बनाया नहीं इस बार, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझें, ऑर्डर 3 2 1 तो फिक्स है गैस में, और एक्वस में 2 आगे फिक्स है। अगर तो छोटा होगा तो नंबर छोटा लग जाएगा 1, अगर तो बड़ा होगा नंबर बड़ा लग जाएगा 3। मतलब फिनिश नहीं हुआ इसका चैप्टर, अभी कोई फिनिशिंग नहीं हुई है, अभी तो बस सेट किया है। सवाल जब करवाऊंगा तब जाके फिनिश होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वजह से। इसमें कुछ काम की बातें लिखें। पहले तो इसमें भाई पढ़ाने हैं, इफेक्ट पढ़ाने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसके करवाने हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद में फिर जाके अपन लोग आएंगे उन चीजों पे जिनके नाम है। कुछ 2-3 एक्स्ट्रा टेस्ट लिखे होंगे, ध्यान से देखना। आजोडाइड टेस्ट लिखा हुआ है, एक लिखी हुई कपलिंग रिएक्शन, और एक लिखी है, एक लिखा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ये 2-3 बातें और लिखी हुई हैं। देखो उसमें है शायद आजोडाइड टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन और विक्टर मेयर टेस्ट, ये 3 बातें हम लिखी हैं। मतलब हम लोग जब पहले इसको पढ़ेंगे ना तब जाके सेट होगा। मतलब तुम ऐसा मानो टोटली मैं अब भी उसी स्टेट में हूँ जिस स्टेट में अंदर तुम्हें कभी सीएफ की डीबीटी पढ़ाई थी। तो स्टार्टिंग के 30-40 मिनट तक तो यही सोच लेंगे कि चल के आ रहा है, लेकिन एंड के 10 मिनट पूरे कंसेप्ट को सेट कर देते हैं। ये वही खेल है। अभी मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता कि ये किस तरह से काम करेगा, बस जैसे मैं तुम्हें सवालों में बता दूंगा फैसला बहुत बढ़िया सेट होगा, ध्यान रखना। लेकिन कॉम्प्लेक्स है वो तुम पढ़ के समझ गए होगे कि 2 1 3 2 3 1 3 2 1, और भी सवालों का झंझट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का झंझट, विड्रॉइंग ग्रुप का झंझट, इस सब मिला के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उस टाइम पर आते हैं। ठीक है, इसे कल करेंगे।